जम्मू कश्मीर की सरकार का एक ऑर्डर जो जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर किसी को नहीं मिला। हमने भी सुबह से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें यह वेबसाइट पर नहीं मिला। लेकिन उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर सरकार की इंपॉर्टेंट पोजीशनों पर बैठे हुए कुछ अधिकारियों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या यह सच है कि आपने एसएसबी को और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को जो रिक्रूटमेंट के लिए अक्टूबर 2019 तक पोस्टें दी थी, क्या वो सारी पोस्टें आपने विड्रॉ कर ली हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ऑर्डर जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जरूर इशू किया है। और दूसरी बात जिसकी उन्होंने पुष्टि की, उन्होंने ये भी कहा यह इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि इनमें से कई पोस्टें ऐसी हैं जिन पोस्टों पर रिक्रूटमेंट पिछले 10-10, 12-12 साल से नहीं हुई थी। हम इन्हें री एडवर्टाइज करेंगे और पोस्ट का नंबर बढ़ाया जाएगा, नंबर बढ़ाकर इन्हें री एडवर्टाइज किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिन रिक्रूटमेंटों को पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुकम्मल कर रखा था, जिन रिक्रूटमेंटों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मुकम्मल कर रखा था, या जो रिक्रूटमेंट्स कोर्ट के समक्ष विचाराधीन थी, जिन पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी, उन तमाम पोस्ट को विड्रॉ करना, क्या ये एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है? और अगर वाकई ये वेलफेयर स्टेट है तो ये किस तरह की वेलफेयर स्टेट है? और अगर बदलाव जम्मू कश्मीर में आना था तो क्या इस तरह का बदलाव कि आपने वो पोस्टें भी विड्रॉ कर ली जिन पोस्टों में एग्जाम आपने ले लिया, इंटरव्यू आपने ले लिया और इंटरव्यू के बाद वाली स्टेज भी हो गई, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई, और उसके बाद आप पोस्ट विड्रॉ कर रहे हैं? आप बॉर्डर बटालियन के बच्चों की बात करिए, आप उनकी पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, बाद में आप बॉर्डर बटालियन के बच्चों को यह कहते हैं कि नहीं जी, अब आपके साथ कुछ और लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, फिर इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। क्या इस लोकतांत्रिक सरकार के ना होने के कारण आज जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये सारी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं? ये सारे सवाल स्ट्रेट लाइन के नहीं, बल्कि ये सारे सवाल उन तमाम बच्चों के हैं जो सुबह से लगातार स्ट्रेट लाइन को फोन कर रहे हैं और अपनी कहानी सुना रहे हैं। मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी और पूर्व अध्यक्ष जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, और उसके अलावा जब सर्विस मैटर्स आते हैं उसके एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा है। अभिनव जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि पार्टी के तौर पर क्या आपने ये तय कर लिया है कि आप आम जनता के बीच में जो आपकी टीआरपी कम होती जा रही है, पार्टी को लेकर जो लोग आलोचना कर रहे हैं, पहले शराब के कारोबारी कर रहे थे, पहले कारोबारी लोग कर रहे थे या अन्य अन्य वर्गों से लोग, लेकिन अब वो युवा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा और जिस युवा ने भारी बहुमत आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में दिया, वो युवा अब आपसे दुखी है। आज जो फोन कॉल्स आ रही हैं, आज जो बातचीत बच्चे कर रहे हैं, जो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लिखा जा रहा है, वो सब कुछ क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले कल में आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? और आपके सारे नेता चुप्पी साधे हुए हैं और जब भी आपको देखो आपके नेता सरकार के हर काम पर ताली पीटते हैं। देखिए जुनेद जी, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूं और आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के पूरे यूथ को, चाहे वो जम्मू डिवीजन से है चाहे कश्मीर डिवीजन से है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। कई बार जो भी मसले हुए, जो भी इश्यूज आए, खासकर रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, मैंने हमेशा ही उनका साथ दिया है। यहां पे लॉ ने उनकी हेल्प की है। देखिए, आपने पार्टी की बात की, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूं कि कानूनी तौर पे स्टेटस क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि इवन सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज नो राइट, इंडिविजिबल राइट टू गेट अपॉइंटेड। ठीक है, सिलेक्शन जो होती है वो कभी भी कैंसिल हो सकती है। ठीक। इसका मतलब ये नहीं मैं बच्चों के खिलाफ बोल रहा हूं ना, मैं कानून की बात कर रहा हूं और मैं सबसे पहले कानून की इज्जत करता हूं, पॉलिटिक्स उसके बाद। इवन सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज नो राइट, इंडिविजिबल राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट। लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है, जो स्टेट होती है, उसको जो सिलेक्ट लिस्ट कैंसिल करने से पहले या एडवर्टीजमेंट विड्रॉ करने से पहले एक रीजनिंग देनी पड़ती है कि हम किस कारण इसको विड्रॉ कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, ये सर्कुलर है। सर्कुलर हैज नो लीगल वैलिडिटी अनलेस इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द शेप ऑफ ए गवर्नमेंट ऑर्डर बेस्ड अपॉन
State Administrative Council's decision. This circular is referring to SAC's decision, State Administrative Council's decision, but it has not taken the shape of a government order. ठीक अब कल ये गवर्नमेंट ऑर्डर होता है कि नहीं, इस पे अभी किसी को पता नहीं। ठीक इस सर्कुलर में कोई रीजन, इवन रिमोटेस्ट रीजन नहीं असाइन किया गया कि आप 31 अक्टूबर 2019 के बाद जितनी भी नॉन गेस्टेड पोस्ट या गेस्टेड पोस्ट रेस्पेक्टिवली एसएसआरबी या पीएससी को रेफर हुई हैं, वो क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। ये इसमें सबसे बड़ी इलीगलिटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, गैर कानूनी एक डिसीजन है। हां, अगर रीजन हो, देखिए होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी डिसीजन, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो क्वासी जुडिशियल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, उसके पीछे रीजंस डिस्क्लोज होने चाहिए, क्योंकि रीजन से पता लगता है कि जिस अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया है उसके माइंड में क्या था। अब अपना माइंड ही नहीं बता रहे तो ये डिसीजन जो है नलिटी है इन द आइज ऑफ लॉ। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात है, लॉ को आप एक साइड पे रखिए, कानून को एक साइड पे। हर जगह कानून बीच में नहीं आना चाहिए। आप ये बताइए, 31 अक्टूबर 2019 तकरीबन 2 साल और 3 या 4 महीने के बाद आप वैकेंसीज विड्रॉ कर रहे हैं। आप ये बताइए, जिन बच्चों ने उस टाइम रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट किया या इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, आप उनको क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि हम पोस्टें विड्रॉ कर रहे हैं। आपके दिमाग में यही है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हम कभी भी ये पोस्टें विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इंसानियत भी आपके जहन में होनी चाहिए थी कि जब आपने ये विड्रॉ की, आपने उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उन पे क्या बीतेगी, वो क्या नए बच्चों के साथ कंपीट कर पाएंगे। अब आप जस्टिफिकेशन देंगे कल की हम उनको एज रिलैक्सेशन देंगे, हम उनसे एप्लीकेशन के फॉर्म के दोबारा पैसे नहीं लेंगे। पैसों की बात नहीं होती, इंसानियत की बात होती है। तो ये चूंकि इस ऑर्डर में रीजंस नहीं है, सबसे बड़ी चीज जो मुझे लग रही है इसमें, जो खलल रही है मुझे, कि रीजन इसमें एक भी नहीं है। रीजन कम से कम इस ऑर्डर में होना चाहिए था कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपसे और राजनीतिक सवाल पूछूं, अब एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या ये मान के चलें कि ये सर्कुलर हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है या कैट में चैलेंज हो सकता है, कहां चैलेंज हो सकता है और चैलेंज किन किन बुनियादों पे हो सकता है? देखिए, उसमें मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपके माध्यम के थ्रू पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ को ये एश्योर कर रहा हूं, जब से मैंने सर्कुलर पढ़ा है, ये सर्कुलर मेरे संज्ञान में, नोटिस में तकरीबन ये 2:30-3 बजे आया है, राइट। उसके बाद मैंने चैन की सांस नहीं ली है। मैंने दिल्ली भी बात की है, मैंने अपनी पार्टी के हर लीडर से बात की है, अध्यक्ष से बात की है, और मैंने अपना रोष व्यक्त किया है उनके साथ कि ये गलत डिसीजन है। मुझे लगता है बड़ी जल्दी ये डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। मेरे को कम से कम भी आज मेरे ही क्लाइंट्स और कुछ और बच्चों के कम से कम 150 फोन मुझे आ गए। मेरे से ज्यादा फोन मेरे क्लर्क को आ गए, मेरे ऑफिस के जूनियर्स को आ गए। अब जब आप आ रहे थे तभी यही फोन आ रहे थे। मैं उनको एश्योर कर रहा हूं, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस डिसीजन को रिवर्स करवाने में। दिल्ली मेरी बात हो चुकी है, प्रदेश में, यूटी में जिस लेवल पे बात करनी थी वो भी हो चुकी है। और ये मैं कहूं आपको, ये मुझे नहीं लगता कि एलजी साहब को एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्यूरोक्रेसी ने कोई रीजन बताया होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, आपके एक एडवाइजर, आपकी पार्टी के एक नेता एडवाइजर है सरकार में, फारूक खान साहब, वो वहां जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में बैठे होते हैं, वो आपके नुमाइंदे बन के बैठे होते हैं या वो सरकारी, वो आज भी इसी माइंडसेट से वहां काम कर रहे हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लगी है, रिटायरमेंट, पुलिस से रिटायरमेंट के बाद भी मैं आज भी यहाँ एक सरकारी नौकरी कर रहा हूं, या उनको ये समझ है कि वो एक राजनीतिक आदमी है और वो अकाउंटेबल हैं आम जनमानस के बीच में, और वो एक पार्टी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, एक पार्टी के सदस्य हैं अभी भी? देखिए जुनैद जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो हमारी पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो एडवाइजर होता है, जब जैसे एलजी किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता जब वो एलजी बन जाता है, ऐसे ही एडवाइजर किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते जब वो एडवाइजर बन जाते हैं। दे आर एडवाइजर्स टू द गवर्नर, दे आर एडवाइजर्स टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक, अब इसमें कोई शक नहीं है, उनकी ड्यूटी बनती थी कि सिर्फ लॉ ही नहीं, ग्राउंड रियलिटीज भी, उसकी भी फीडबैक देनी चाहिए थी। ये मैं बात मानता हूं आपके साथ, ये फीडबैक भी देनी चाहिए थी कि 2.5 साल, 2.25 साल के बाद आप वैकेंसीज विड्रॉ कर रहे हैं जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए एक चीज और है, जो मैं अभी देख रहा था, कुछ विपक्ष के नेता बड़े धड़ल्ले से बयान दे रहे हैं लेकिन कानून की बात नहीं कर रहे।
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कानून की बात कर रहा हूं। देखिए ऐसा है, फर्ज करो 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो भी वैकेंसीज रेफर हुई वो उन्होंने विड्रॉ की। ठीक। ऐसी भी एडवर्टीजमेंट्स निकली हैं, चाहे एसएसआरबी की हो चाहे पीएससी की हो, जिसमें एक से ज्यादा किस्म की पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं। ठीक। कईयों की सिलेक्शन होकर अपॉइंटमेंट भी हो गई है। उसी एडवर्टीजमेंट में कईयों की सिलेक्शन नहीं हुई है। अब बताओ जिनकी सिलेक्शन में डिले हुई है उनका क्या कसूर है? मैंने आपको बार बार, और पल्लवी जी को भी, जम्मू एंड कश्मीर रेफरेंस ऑफ वैकेंसी रूल्स 2005 टू द पीएससी एंड टू डीपीसी रेफर किए हैं, जिसमें लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो होती हैं साल में एक बार नॉन गेस्टेड एसएसआरबी को, एक बार गेस्टेड पीएससी को रेफर होनी चाहिए। अगर साल में एक बार होनी चाहिए तो साल में वो सिलेक्शन कंप्लीट भी होनी चाहिए। और अगर सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होती, उन्हीं रूल्स में लिखा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का, जिनकी वैकेंसीज होंगी उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगी। मुझे बताइए, आपने बच्चों के खिलाफ तो एक्शन ले ली, वैकेंसीज तो विड्रॉ कर दी, उन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के खिलाफ क्या एक्शन ली जिन सेक्रेटरीज के डिपार्टमेंट्स की गेस्टेड और नॉन गेस्टेड पोस्ट पीएससी को रेफर हुई थी, जिन्होंने ये इंश्योर नहीं किया कि एक साल में सिलेक्शन क्यों नहीं हुई? पहले एक्शन उनके ऊपर होनी चाहिए थी, उसके बाद ये डिसीजन होना चाहिए था, और डिसीजन के पीछे रीजनिंग होनी चाहिए थी। जो लैकिंग है, जो एब्सेंट है, ये सबसे बड़ी इलीगैलिटी है। मान लीजिए सरकार कुछ नहीं करती, क्या आप कोर्ट जाएंगे? देखिए, मुझे कम से कम भी 100-150 बच्चों के फोन आज पूरे जम्मू कश्मीर से आ गए। मैंने उनको यही कहा है, गोइंग टू द कोर्ट, नॉकिंग द डोर्स ऑफ द कोर्ट विल बी लास्ट रिजॉर्ट। आई विल नॉट परसुएड यू, आई विल नॉट एनकरेज यू टू गो टू द कोर्ट। आई विल फाइट टूथ एंड नेल आउटसाइड द कोर्ट टू गेट दिस ऑर्डर रिवर्स्ड। अगर ये नहीं रिवर्स होता तब हम कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन बड़े सारे लोग, आम जनमानस ये भी कह रहा है कि गैर मुमकिन खड, गैर मुमकिन नाला, गैर मुमकिन दरिया, इसको लेकर जो है सरकार बड़ी सीरियस हुई, और आपके एक एडवाइजर साहब भी वहां बड़ी सीरियसनेस के साथ उन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के सामने इस केस को कहते हैं प्लीड किया, और प्लीड करने के बाद उस पर सरकार ने फौरन एक कमेटी भी बना दी और कह दिया कि जनाब दोबारा से उसका सर्वे कीजिए ताकि लोगों की दिक्कत परेशानी को दूर किया जाए। लोग ये कहते हैं कि जहां पर आपको लगता है कि कोई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उस मामले में तो सरकार वही फैसले लेती है जो बड़े लोगों को सूट करते हो, लेकिन जहां आपको लगता है कि आम जनता है, जहां आपको लगता है युवा है, वहां पर आप इस तरह के फैसले ले रहे हैं। बॉर्डर बटालियन की मैं बात करूं, वो बच्चे आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी आपको अगर डोमिसाइल वालों को अब मौका देना था तो आपको दोबारा रिक्रूटमेंट कर लेनी चाहिए थी उनकी। 3 साल के बाद आप हमें कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करो, इनको पहले हम फिजिकल टेस्ट ले लें फिर आपका इम्तिहान लेंगे। तो ये सब कुछ जो अभिनव जी हो रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ, उस फैसले को राजनीतिक तौर पर अब चुनाव के समय आपने लोगों के बीच में बेचना था? तो अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग आपके इस सारे प्रोग्राम को सबोटाज कर रहे हैं, या वो बात सही है, लोग कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चूंकि यूपी से आते हैं तो उन्हें कोई लेना देना नहीं कि जम्मू कश्मीर भाजपा का क्या होता है, इसलिए वो सब सारे फैसले ले रहे हैं जिन सारे फैसलों का सीधा सीधा असर J&K भाजपा के ऊपर पड़ सकता है? देखिए जुनैद जी, पहले तो मैं आपको यह भी कहूं, मैं जब भी किसी इशू पे कोई स्टेटमेंट देता हूं, आई एम लीस्ट बादर्ड के नीचे कमेंट क्या आ रहे हैं। मैं बात करता हूं सच्चाई की। मैं पॉलिटिक्स में आया हूं कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, मैं पॉलिटिक्स में कुछ अर्न करने नहीं आया हूं, कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए आया हूं। अब किस हद तक मैं वो कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, आपके माध्यम से भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मैं आपको शुरू में कहा, मैं सच्चाई की बात करूंगा। गैर मुमकिन खड का पहला केस मैंने किया था हाई कोर्ट में साल 2013 में। गैर मुमकिन खड की सेल पे मैंने रोक लगवाई थी, फर्द पे मैंने रोक लगवाई थी। उसका कारण था, एक वाटर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2010, उसमें लिखा था कि खड जो चाहे वो प्राइवेट लैंड में भी हो, उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जब तक वो कमेटी नहीं बनेगी जिसमें पीएचई का चीफ इंजीनियर भी होगा, 7-8 लोगों की इसमें कंपोजिशन थी। देखिए एक बात देखिए आप, लेकिन आप सवाल मेरा टाल गए। मैं पूछ रहा हूं कि आम जनमानस ये कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चूंकि यूपी से आते हैं, एक एडवाइजर मिस्टर भटनागर हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के नहीं रहने वाले हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या ये बात सच्ची है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आम जम्मू के जनमानस की बात मैंने आपका सवाल समझ भी लिया और मैं आपका डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, लेकिन आंसर के पीछे कुछ बैकग्राउंड होती है। उस लिटिगेशन में जो मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की थी, मुझे नाम याद है, बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, तब यूटी नहीं बनी थी। उसमें जस्टिस MM कुमार
और जस्टिस ताशीर अब्स्टन की एक जजमेंट है जो मैंने करवाई है कि जब तक वो कमेटी डिसाइड नहीं करती तब तक इस पर कोई सेल और फर्द नहीं होगा। ठीक। अब वो फैसला आ गया। ठीक। अब गवर्नमेंट इस पे डिसीजन नहीं ले रही थी। अब कुछ लोगों ने इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है कि जनाब कमेटी फैसला क्यों नहीं कर रही, तो इसलिए ये फैसले हो रहे हैं। यानी क्रेडिट वहां पर भी आपके एडवाइजर को नहीं बल्कि क्रेडिट वहां पर भी कोर्ट को जाता जो है। सच्चाई है मैं उसको कैसे टाल सकता हूं? ठीक। सच्चाई से मैं कैसे आंखें मोड़ सकता हूं? बाकी जो आपने दूसरी बात की, बॉर्डर बटालियन की बात की, देखिए ऐसा है, ये आप पीली फाइल उठाएंगे, इसके नीचे बॉर्डर बटालियन के पेपर्स पड़े हैं। आप मुझे बताइए कोई भी यूथ जो रिक्रूटमेंट के प्रति या सिलेक्शन के प्रति इशू रेज करता है, ऐसा नहीं है जो मेरे पास नहीं आता। बिल्कुल। नॉट एज ए लॉयर ओनली। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका केस बाद में करूं, पहले कोशिश करूं पॉलिटिकली उनको रिड्रेस करूं। उनकी मैंने पूरी तैयारी की थी। 3-4 बार वो मेरे पास आए। देखो, कानून कोर्ट में जाने से पहले कानून देखना पड़ता है। बड़े वकील कोर्ट में जाते हैं, बड़े केसेस कोर्ट में होते हैं, सारे लोग केस नहीं जीतते। केस जीतना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। उसके लिए रात दिन लगाना पड़ते हैं। वो पेपर्स पढ़े हैं, मैंने उस पर स्टडी की थी कि क्या ये पोस्टें री एडवर्टाइज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। उसमें कुछ इश्यूज ऐसे थे जिसमें वो सक्सीड कर सकते थे कोर्ट में, लेकिन उन्होंने वहां मिस्टर रोहित हैं कोई जिनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, वो उनको लीड कर रहे थे। उन्होंने मुझसे टाइम लिया कि हम कल दोबारा आएंगे, लेकिन उसके बाद वो नहीं आए। ठीक। तो अब ये बीएसएफ सीआईएसएफ वाले भी मेरे पास आए थे, लेकिन उनको मैंने एक राय दी थी। मैंने कहा था आपकी एडवर्टीजमेंट में ये लिखा था पोस्ट में इंक्रीज, पोस्ट में डिक्रीज, राइट, लेकिन वो आपको राइट ही देता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर किसी ने उनको आश्वासन दिया था तो आश्वासन पूरा होना चाहिए था। ये मैं आपसे क्लियरली बात मानता हूं। बाकी जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, मैं आपको ये कहूं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को बड़ा मजा आता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक के ग्रीवांसेस ब्यूरोक्रेट्स के संज्ञान में लाते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनके साथ जस्टिस हो। ये ब्यूरोक्रेसी जो है, मुझे नहीं लगता ये इतनी पब्लिक आउटरीच रखती है जितनी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रखता है। तो इस बात में कोई दोहराए नहीं। एक ट्रांजिशनल फेस है, स्टेट से हम यूटी बन गए, एक ट्रांजिशनल फेस है, नए लॉज आ गए, इंप्लीमेंटेशन हो रही है, उसका बेनिफिट ब्यूरोक्रेसी ले रही है। अब ब्यूरोक्रेसी को क्या क्रेडिट लेना है, मुझे ये बताइए। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर सारे रिटायर्ड ऑफिशियल्स होते हैं, इवन की चेयरमैन रिटायर्ड होते हैं, उनको क्या लेना देना पब्लिक से? ठीक। अब भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक संगठन है। हम एक मिल बैठ के एक फैसला लेते हैं। इस इश्यू पे भी हमने ये फैसला लिया है कि ये डिसीजन गलत है। हम इस पे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस डिसीजन को रिवर्स करवाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर एक बात साफ कही है कि डिसीजन से ये आहत हैं खुद भी, और ये इस डिसीजन को रिवर्स कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। एक बात मैं और कहूं, जी काट रहा हूं आपको मैं। इस डिसीजन लेने से पहले एलजी साहब को और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को जम्मू एंड कश्मीर रेफरेंस ऑफ वैकेंसी रूल्स 2005 स्टडी कर लेने चाहिए थे, और सबसे पहले उन ऑफिसर्स, उन सेक्रेटरीज के खिलाफ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए थी जिन्होंने ये इंश्योर नहीं किया कि रूल्स अगर कहते हैं 1 साल में सिलेक्शन होनी चाहिए, ये सिलेक्शन क्यों कंप्लीट नहीं हुई हर साल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर इन्होंने ये कहा कि जहां गाज उन बाबुओं के ऊपर गिरनी चाहिए थी जिन बाबू ने इन सिलेक्शनों को रोक कर रखा, वहां पर गाज उन बच्चों के ऊपर गिराना जिनकी सिलेक्शन या तो मुकम्मल हो चुकी है या आखिरी फेज में है, या जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी, इन सारी वैकेंसीज को वापस ले लेना सही फैसला नहीं है। हुकूमत को हक है, हुकूमत कर सकती है, ताकत है, सुप्रीम कोर्ट की गाइड उसमें बाज़ाब्ता जजमेंट्स हैं कि हुकूमत जहां से चाहे वहां से रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को रिवर्स कर सकती है। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट होने का मतलब यह है कि आपको उन बच्चों के बारे में सोचना है जो बच्चे सिलेक्शन में कामयाब हुए और ये उम्मीद कर रहे थे कि अब वो नौकरी करेंगे। देखना आने वाले दिनों में यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से आक्रामक तरीके से आज सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने बात की है, आने वाले दिनों में आक्रामक तेवर क्या रंग दिखाते हैं।